हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द नर्सिंग नोट्स में आज हम बात करेंगे जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में। आज की वीडियो में हम जेनेटिक काउंसलिंग की डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, टाइप्स, इंडिकेशन, स्टेप्स और लीथल इशू और एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं। Introduction. Genetic counseling is a communication process that helps individuals and families understand and adapt to the medical, psychological, and familial implication of genetic contribution to disease. Genetic counseling एक communication process है जो person और कपल या फैमिली को जेनेटिक से रिलेटेड डिसीज, मेडिकल कंडीशन, साइकोलॉजिकल कंडीशन या फिर जेनेटिक से होने वाले जो भी डिसऑर्डर्स हैं उसको समझने में मदद करता है। जेनेटिक काउंसलिंग का मतलब होता है, अगर हम उसको हिंदी में देखा जाए तो आनुवांशिक परामर्श। आगे हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। पहला ऑब्जेक्टिव है assess the risk of a genetic condition based on personal and family history. पर्सन और फैमिली हिस्ट्री के आधार पर आप किसी भी जेनेटिक कंडीशन के रिस्क को असेस कर सकते हैं। दूसरा है एजुकेट पेशेंट अबाउट द इनहेरिटेंस पैटर्न, जेनेटिक टेस्टिंग, मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन। पेशेंट के इनहेरिटेंस पैटर्न मतलब कि पेशेंट का जो अनुवांशिक क्रम है वो कैसे आगे बढ़ा है, या फिर उसके पेरेंट्स से उसको कोई प्रॉब्लम हुई है या उसकी वजह से उसके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई है, ये सारे पैटर्न्स को समझना, जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में समझना, जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से जो भी डिसीज हो रही है उसको कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे प्रिवेंशन देना है, ये सारे इस ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। थर्ड है सपोर्ट इंडिविजुअल्स इन मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट देयर हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव ऑप्शन। पर्सन को उनके हेल्थ और रिप्रोडक्टिव ऑप्शन के बारे में इन्फॉर्म करना, एजुकेशन देना, सपोर्ट करना और सही डिसीजन लेने में हेल्प करना। नेक्स्ट पढ़ते हैं इंडिकेशन कि क्या क्या इंडिकेशन में हम जेनेटिक काउंसलिंग दे सकते हैं। फर्स्ट है फैमिली हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। यदि जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से किसी फैमिली में कोई हिस्ट्री है उसके पेरेंट्स से रिलेटेड या ग्रैंड पेरेंट्स से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ों में हम दे सकते हैं। सेकेंड है एबनॉर्मल प्रीनेटल स्क्रीनिंग और टेस्ट रिजल्ट। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर प्रेगनेंसी के बाद या प्रेगनेंसी के पहले कोई एबनॉर्मलिटीज होती है या टेस्ट का कोई रिजल्ट आता है तो उसको उस कंडीशन में हम जेनेटिक काउंसलिंग दे सकते हैं। रिकरेंट मिसकैरेजेस और इनफर्टिलिटी, एक या दो बार आप कोई किसी का मिसकैरेज हुआ है, अबॉर्ट हो गया है बेबी, या फिर कोई उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है या इनफर्टिलिटी हो रही है, फीमेल से अगर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, उस कंडीशन में हम ये दे सकते हैं। थर्ड है चाइल्ड विद बर्थ डिफेक्ट और डेवलपमेंटल डिले। बच्चे का कोई बर्थ डिफेक्ट है, जन्म से कोई अनुवांशिक बीमारी है या फिर उसके डेवलपमेंट डिले हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर और अदर इनहेरिटेंट कंडीशन। कोई दूसरी इनहेरिटेंट कंडीशन जिसकी वजह से पर्सन को कैंसर हो रहा है या उससे रिलेटेड कोई डिसीज हो रही है, तब दे सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांस मैरिटल एज 30+ ईयर या फिर कंजेनिटल मैरिज। यदि कोई लेडी है वो 35+ हो गई है और वो उसका प्रेग्नेंट होना चाहती है या फिर पेरेंटिंग करना चाहती है, तो उसको हम एडवांस मैरिटल एज बोलते हैं। और कंजेनिटल मैरिज का मतलब होता है कि सेम हेरिटेंस में कोई ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, तब हम ये दे सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेप्स इन जेनेटिक काउंसलिंग। क्या क्या स्टेप्स होते हैं जेनेटिक काउंसलिंग के, तो पहला देखते हैं फैमिली हिस्ट्री एंड कलेक्शन। ए डिटेल पेडिग्री इज मेड यूजली 3 जनरेशन। एक वो डिटेल फैमिली ट्री बनाना है और ज़्यादातर हम 3 जनरेशन लेते हैं। सेकेंड है रिस्क असेसमेंट, द लाइकलीहुड ऑफ ए जेनेटिक कंडीशन बीइंग इनहेरिटेड इज कैलकुलेटेड।
कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है उससे पर्सन को क्या हाई रिस्क होता है, या फिर उसकी वजह से उसके आगे की जनरेशन को क्या हाई रिस्क है, किस किस कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, वो हम देखते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इनहेरिटेंस पैटर्न, पॉसिबल कंडीशन, टेस्टिंग ऑप्शन एंड मैनेजमेंट प्लान्स आर डिस्कस्ड। हम पर्सन को बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये आपका कंडीशन है और हम इसमें मैनेजमेंट दे सकते हैं, या फिर ये टेस्ट करा सकते हैं, और फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये सारा हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेस्टिंग इफ नीडेड, जेनेटिक टेस्ट may be offered to confirm a rule out a condition। फिर हम उस डिसऑर्डर से रिलेटेड हम जो टेस्टिंग करते हैं उसका हम जो रिजल्ट आता है उसको रूल आउट करते हैं, देखते हैं कि हाँ इसमें क्या आगे फ्यूचर में हम क्या डायग्नोसिस है, क्या हम इंटरवेंशन दे सकते हैं, क्या हम इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कंडीशन में हमें टेस्टिंग कराना चाहिए, लेकिन जिस कंडीशन में ये टेस्टिंग की रिक्वायर है तो उसमें हमको टेस्टिंग कराना है। नेक्स्ट है फॉलो अप एंड सपोर्ट, इंक्लूड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, रेफरल्स और फ्यूचर प्लानिंग। लास्ट वन इज है फॉलो अप एंड सपोर्ट, इसमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट आता है, रेफरल सिस्टम आता है और फ्यूचर प्लानिंग आती है। तो ये थे स्टेप्स। आगे हम पढ़ते हैं एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग रेज सेवरल important ethical considers due to the sensitive nature of genetic information and its impact on individual, family and future generation। जेनेटिक काउंसलिंग या जेनेटिक इंफॉर्मेशन की ये एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जिसमें इंडिविजुअल, फैमिली और उसके फ्यूचर जनरेशन पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसका ये एक इथिकल इश्यूज है जेनेटिक काउंसलिंग से रिलेटेड। तो क्या क्या इश्यूज होते हैं? पहला होता है इन्फॉर्म कंसेंट। आप किसी को काउंसलिंग दे रहे हैं जेनेटिक से रिलेटेड, सबसे पहली बात तो जेनेटिक जो काउंसलिंग होता है उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशन होता है या ट्रेनिंग होती है, वही या फिर डॉक्टर्स जो होते हैं वही जेनेटिक काउंसलिंग दे सकते हैं, काउंसलर दे सकते हैं। सबसे पहले तो इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए कि आप पेशेंट को उससे उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो कंसेंट के तौर में, या फिर पेशेंट आपके पास आता है वो विलिंग होना चाहिए। दूसरा है प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। आपकी और आपके पेशेंट के बीच में जो भी बातें हो रही है रिलेटेड टू डिसीज, रिलेटेड टू फ्यूचर, रिलेटेड टू टेस्टिंग, वो प्राइवेसी होना चाहिए और कॉन्फिडेंशली। ये नहीं कि आप एक पेशेंट की दूसरे पेशेंट से शेयर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि आपके फॉर एग्जाम्पल अगर कपल्स गए हैं और वो पेरेंटिंग करना चाहते हैं, मान लो किसी के सिंगल कपल में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। फोर्थ है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना है। फिफ्थ है रिप्रोडक्टिव चॉइस, वही पेशेंट की चॉइस है कि वो नॉर्मल डिलीवरी लेता है या फिर सिजेरियन लेता है, आजकल आईवीएफ चल रहा है, आईवीएफ ट्रीटमेंट लेता है, ये पेशेंट की चॉइस है। सिक्स्थ है ऑटोनॉमी एंड फैमिली इंटरेस्ट। आप किसी को जबरदस्ती बिठा के जेनेटिक काउंसलिंग नहीं दे सकते, ये पर्सन की ऑटोनॉमी है, वो खुद इस चीज की रिस्पॉन्सिबल है कि वो काउंसलिंग ले सकता है या फिर उसकी फैमिली इंटरेस्ट जो है वो कर सकता है। आप किसी के ऊपर प्रेशर या बर्डन नहीं दे सकते। 7 है टेस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन। आप किसी भी बच्चे को टेस्ट नहीं कर सकते हैं, सारे बच्चे जो है वो यूनिक है और सब बच्चों का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अपने अपने समय पे होता है। कोई बच्चा बहुत जल्दी फॉर एग्जांपल बहुत जल्दी सोशल स्माइल देता है, बहुत जल्दी क्राउलिंग करता है, कोई बच्चे का स्लो चलता है, तो आप उनमें भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। 8 है इक्विटी एंड असेस। इसमें जो काउंसलर है और जो पर्सन है जो जेनेटिक काउंसलिंग लेना चाहता है उसकी इक्विटी सेम होनी चाहिए, मतलब उसकी जो हिस्सेदारी है वो सेम होनी चाहिए कि आप
पेशेंट से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसका वो रिवील ऑथेंटिक आंसर दे। ये नहीं कि आप कुछ पूछ रहे हो वो कुछ आंसर कर रहा है या फिर वो कुछ पूछ रहा है आप कुछ आंसर कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ये इक्विटी होनी चाहिए। 9th है कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ। अब हमको पर्सन के कल्चरल और रिलीजियस बिलीफ को भी ध्यान रखते हुए उसको सजेशन देना है और उसको समझाना है। 10th है यूज ऑफ जेनेटिक डाटा। हम किसी भी जेनेटिक डाटा को ऐसे ही शो नहीं कर सकते हैं और उसको भी हमें कॉन्फिडेंशियल रखना है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग। अब देखते हैं क्या क्या एडवांटेज होते हैं। फर्स्ट होते हैं अर्ली डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन। कोई भी डिसीज होने से पहले हमें पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है और हम उसका इंटरवेंशन तुरंत दे सकते हैं। सेकेंड है डिसीजन मेकिंग। ये पर्सन के ऊपर होता है कि हम उसके पर्सन को कैपेबल बनाते हैं कि वो ओन डिसीजन ले सके। मान लीजिए कि प्रेगनेंसी के दौरान कोई रिस्क फैक्टर है तो पेशेंट का डिसीजन है कि वो उसको कंटिन्यू करता है या फिर नहीं करते। थर्ड है रिस्क असेसमेंट। जो भी प्रॉब्लम है डिसीज रिलेटेड तो उसका असेसमेंट करते हैं और अर्ली डायग्नोसिस करते हैं, अर्ली ट्रीटमेंट देते हैं। फोर्थ है रिप्रोडक्टिव प्लानिंग। पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा चॉइस करता है, वो पेरेंटिंग प्लान कर रहा है, फैमिली प्लान कर रहा है। ये सारे एडवांटेज है। और फिफ्थ है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन एंड स्क्रीनिंग। जेनेटिक काउंसलिंग का एक ये एडवांटेज है कि हम जेनेटिक इनहेरिटेंस हो रहा है या फिर कोई हेरिडिटी प्रॉब्लम आ रही तो उसको हम प्रिवेंशन दे सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं। सेवेंथ है फैमिली प्लानिंग और फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन के लिए जेनेटिक काउंसलिंग बहुत अच्छा है। आजकल ये आज के सिनेरियो में ये पीक पर है कि लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं अपने फ्यूचर को देखकर या फिर फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचते हैं। 8th है रिड्यूस एंजाइटी थ्रू क्लियरिटी। जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू क्लियरिटी हो जाती है और एंजाइटी रिड्यूस होती है कि प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या मेरे फ्यूचर में कोई दिक्कत तो नहीं है रिलेटेड टू चाइल्ड या बेबी, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इन फ्यूचर, वो ठीक तो होगा इन फ्यूचर, वो नॉर्मल तो होगा, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नॉर्मल तो होंगे। ये सारी जो एंजाइटी है, ये थॉट्स है, ये जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू क्लियर हो जाते हैं। 9th है टेलर्ड मेडिकल केयर। जो मेडिकल केयर में मेडिसिन या ट्रीटमेंट जो भी है वो पता चल जाता है। 10th है एजुकेशनल वैल्यू। इसमें जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू जो एजुकेशन मिलता है जीन से रिलेटेड या जेनेटिक्स से रिलेटेड, हेरिडिटी से रिलेटेड, तो ये सारी एजुकेशन इसमें मिल जाती है। थैंक यू गाइस। होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आपको जेनेटिक्स में कोई भी टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो अगर आप लिखेंगे तो मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।